दोस्तों, आप सभी का लॉ सिखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है पेगासस प्रकरण के बारे में बात करता है। किस तरीके से हमारे देश में जो हमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उनका जासूसी और इस तरीके की जो गतिविधियां है ये एक उल्लंघन रहता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इन मामलों में क्या कहा है और संबंधित कानूनों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है हमारी अर्थव्यवस्था के संबंध में है। वी शेप रिकवरी की एक अनुमान लगाया गया है, उसके लिए किस तरीके का सरकार के द्वारा जो सहायता दी जा रही है उसमें ऐसी सहायता दी जाए और ऐसे कदम उठाए जाए जो कि हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छे हो, उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है। और अंत में जो हमारा आर्टिकल है ये बात करता है कोर्ट की प्रोसेस के बारे में और किस तरीके से यहाँ पर जो उद्घोषित क्रिमिनल्स है, उद्घोषित जो आरोपी है, उनके द्वारा किस तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाता है उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। अब बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यू की तरफ। वो ये है कि पेगासस एक प्रकार का निम्न में से एक प्रकार का ये क्या है। आपको ऑप्शन है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ऑप्शन बी है ये एक रेयर डिसीज है, ऑप्शन सी है ये एक मेलवेयर है, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपको उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के ऊपर। तो वो ये है, व्हाट डू यू थिंक इज अ मेजर रीजन फॉर इम्प्रॉपर समन प्रोसीजर इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो अगर हम हमारे देश की आपराधिक प्रणाली देखें, भारतीय आपराधिक न्यायिक प्रणाली देखें, तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये रहती है, जब भी कोई केस दायर होता है तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा समन किया जाता है। समन क्या होता है कि यहाँ पे कोर्ट के द्वारा आरोपी को ये बताया जाता है कि इस दिनांक को आपका केस कोर्ट में आने वाला है, तो आपको कोर्ट में अपनी प्रस्तुति दर्ज करवानी है। अब यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि काफ़ी इम्प्रॉपर तरीके से, काफ़ी फ्लॉड तरीके से समन प्रोसीजर हमारे सिस्टम में चलता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा डिले भी देखने को मिलते हैं विभिन्न केसों में। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि आपको क्या लगता है इस इम्प्रॉपर समन प्रोसीजर के बारे में और इसके उपचार क्या हो सकते हैं, इसके सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम कौन सा रास्ता इसके लिए निकाल सकते हैं कि इस तरह प्रकार की देरी जो है वो हमारी न्यायिक प्रणाली में देखने को ना मिले। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप हमसे टेलीग्राम और लिंक्डइन, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी जानकारी मिल जाएंगी और स्क्रीन पे भी जो QR कोड है आप इसे भी स्कैन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लॉ सिखो की वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए जो पहला आर्टिकल है हमारा, इंडियाज वाटरगेट मूवमेंट पेगासस। तो यहाँ पर वाटरगेट मूवमेंट की जब बात करते हैं तो हमको यूएस का 1972 का दौर देखना पड़ेगा, जिस वक्त वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे। तो जासूसी की बहुत सारी खबर आए थे और एक बहुत बड़ा यहाँ पर जासूसी का एक पूरा सिस्टम चल रहा था, वो लोगों के सामने उजागर हुआ था। तो उसी पर बताया गया है कि भारत का भी एक वाटरगेट मूवमेंट पेगासस जिस तरीके का है, ये भी भारत का एक वाटरगेट मूवमेंट है। तो यहाँ पर रिसेंट में हमें जैसे पता चला कि द वायर की रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि एक पेगासस स्पाईवेयर है जो कि एक इजरायली फर्म NSO ग्रुप के द्वारा बनाया गया है और इसने काफ़ी ज़्यादा भारतीय, खासकर जो हमारे जर्नलिस्ट है, उनके साथ में जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता है, अपोजिशन के नेता है, जजेस है और कई इंटेलेक्चुअल लोग जो है, इनका सर्विलेंस कराया गया है इस पर्टिकुलर स्पाईवेयर के माध्यम से। तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जब भी हम सर्विलेंस की बात करते हैं, सर्विलेंस अर्थात निगरानी की बात करते हैं, किस पे जासूसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए और हमारी पॉलिटिक्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना हमारे शरीर को नमक की आवश्यकता होती है। मतलब अगर आप खाने में देखें तो सिर्फ चुटकी भर आपको नमक की आवश्यकता पड़ती है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो टेस्ट खराब हो जाता है और उससे कम रहता है तो टेस्ट आता नहीं है। तो उस प्रकार हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो राष्ट्र है, यहाँ पर ज़रूरी है कि कुछ मामलों में सर्विलेंस, निगरानी, जासूसी होनी चाहिए, क्योंकि आपका नेशनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकते कि देश में जितने भी लोग रह रहे हैं तो यहाँ पर कोई ऐसी देश विरोधी गतिविधियाँ नहीं हो रही है।
होए वहाँ पर चांसेस है और कई आतंकवादी हमले भी होते हैं। जो अगर सर्विलेंस नहीं रखा जाएंगे, हमारी खुफिया एजेंसी इन सारे और ध्यान नहीं देंगी, तो ऐसी गतिविधियाँ आतंकवादियों द्वारा या देश विरुद्ध गतिविधियाँ देश में हो सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सरकार इस, और हमारी डेमोक्रेसी में सर्विलेंस रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ उतने ही हद तक रहना चाहिए तब तक वो हमारे मानव अधिकारों को का उल्लंघन नहीं करे। जैसे फ्रीडम ऑफ थॉट एंड ऑफ स्पीच, मतलब जो हमारे अभिव्यक्ति का अधिकार है, ये उसका उल्लंघन, इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना करे। साथ ही साथ जो रूल ऑफ लॉ है ये उसके भी खिलाफ नहीं जाए। उसके अलावा अगर प्रीवियस इंस्टेंसेस देखें तो पेगासस अपने आप में कोई पहली बार नहीं है कि जब भारत में सर्वेलेंस की बात हुई है। इसके पहले 2009 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए 2 गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी नीरा राडिया जो है इन पर सर्विलेंस रखा गया था। और यहाँ पर जो यूपीए गवर्नमेंट थी, उस समय की जो गवर्नमेंट थी, उनके द्वारा जो एफिडेविट यहाँ पर फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उतनी चीज़ें सामने नहीं आ पाई, वो जस्टिफाई सरकार उस तरीके से नहीं कर पाई कि यहाँ पर क्यों नीरा राडिया पे सर्विलेंस रखा गया था। उसके अलावा 2012 में हिमाचल प्रदेश राज्य जो है, यहाँ पे भी जो पुलिस एजेंसीज है, इन्होंने काफ़ी लोगों के, करीब 1000 लोगों के फ़ोन टैप करे यहाँ पर और सर्विलेंस उन पर रखा, जिसमें कई पॉलिटिकल मेंबर और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे। उसके अलावा 2013 का प्रकरण है, उस वक्त अमित शाह, ये अपोजिशन में हुआ करते, 2014 में गवर्नमेंट आई, तो उस वक्त अमित शाह जो कि हमारे अभी गृह मंत्री है, इनके द्वारा भी यहाँ पर बताया गया था कि एंटी टेररिज्म जो यूनिट है उनके हेड के साथ में बात करके काफ़ी लोगों पर यहाँ पर सर्विलेंस किया गया है। तो ये कुछ इंस्टेंसेस, उसके बाद में पेगासस अपने आप में एक नया डिस्कशन चालू कर देता है। द वायर की रिपोर्ट के हिसाब से इस पे चर्चा शुरू हुई है और बाकी देखने वाली बातें रहेंगी, जांच जैसी होंगी, समय के साथ में पता चलेगा कि इसमें कितनी सत्यता है और कितने इसमें जो रिपोर्ट में चीज़ें आई है उसमें कितनी सत्यता है, और साथ ही साथ कितनी चीज़ें उसमें झूठी है, वो भी सब वक्त के साथ सामने आ जाएंगी। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अगर हम हमारे देश के कानून देखें तो 2014 में देखें तो यहाँ पर टेलीग्राफ एक्ट जो है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो है, उसके अंतर्गत 9 सेंट्रल एजेंसीज, उसके साथ में डीजीपी जो है सभी राज्य के, साथ ही साथ दिल्ली के, इनको ये पावर है कि वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इंटरसेप्ट करना मतलब क्या, कि आपको कहीं पे भी यहाँ पर रुकावट डाल सकते हैं, आपकी छानबीन कर सकते हैं, आप पर निगरानी रख सकते हैं। उसके साथ में 2018 का जो एक्ट है उसमें सेक्शन 69 जो है ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो यहाँ पर सेंट्रल एजेंसीज एंड 1 स्टेट एजेंसी वाज ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट। तो यहाँ पर इनको इंटरसेप्शन का अधिकार मिला है 2018 में। उससे पहले एक वर्ष पहले अगर हम देखें तो हमारे देश में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया, वो था पुट्टास्वामी जजमेंट। पुट्टास्वामी जजमेंट में निजता के अधिकार की बात करी थी। राइट टू प्रिवेसी जो है, इससे हमारा राइट टू लाइफ का एक अभिन्न अंग माना गया था, आर्टिकल 21 का। तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण ग्राउंड है कि अगर आप किस पे जासूसी सर्विलेंस करना चाहे तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी बाय लॉ, कि यहाँ पर लॉ के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस पुट किए गए हो, ना कि एग्जीक्यूटिव या पुलिस अथॉरिटी या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के द्वारा। दूसरा है मस्ट बी नेसेसरी एंड एप्रोप्रिएट। आप ये शक्ति जो है वो तभी यूज़ करिए तब आपके पास में कोई और रास्ता ना हो, या और इसको यूज़ भी करना है तो उतना ही आपको यूज़ करना है, उतनी ही मात्रा में आपको इसको इस्तेमाल करना है जितनी की ज़रूरत है। उससे एक्सेस करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी की सिर्फ मूवमेंट ट्रैकिंग देखना है तो हम यहाँ पर पुलिस एजेंसी जो है वो उनके पर्सनल चैट्स में यहाँ पर जाने का मतलब नहीं होता है। जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा प्रमोट अ लेजिटिमेट इंटरेस्ट, कि इस किस उद्देश्य से किया जाना है, उद्देश्य भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। 2018 में जो श्री कृष्णा कमेटी गठित की गई थी डेटा प्रोटेक्शन लॉ के लिए, उन्होंने यहाँ पर बताया गया कि मोस्ट ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंस एजेंसीज आर पोटेंशियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब हमारे देश में जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, अगर हम वास्तविक में देखें तो ये असंवैधानिक है। तो अपने आप में एनआईए जो है ये इसका एक एक्सेप्शन रहता है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज है ये पार्लियामेंट के द्वारा, कानून के द्वारा नहीं बनाई गई है। तो पार्लियामेंट के द्वारा कानून पास करके जो अथॉरिटीज़ बनती है इसमें लेजिटिमेसी रहती है। अगर इसके अलावा नहीं बनती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ जाता है, क्योंकि हमारे संविधान के विरुद्ध कई मामलों में जाते हैं।
चलिए अगला आर्टिकल जो है वो हमारी इकोनॉमी के संबंध में है। तो यहाँ पर कोविड-19 के बाद में ये अंदाजा लगाया गया है कि वी शेप्ड इकोनॉमी होगी। वी शेप्ड इकोनॉमी मतलब जिस प्रकार से कोविड आया तो हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से नीचे गिरी, अब जिस तेजी से यहाँ पे नीचे गिरी है उसी तेजी से ऊपर उठेंगी। अब यहाँ पर सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा कदम उठाए गए। आत्मनिर्भर पैकेज आया जिसमें 20 लाख करोड़ का ये पैकेज था, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। अब यहाँ पर आर्टिकल में ये बताया गया है कि जब भी आप स्टिमुलस पैकेज देते हैं आप यहाँ पर, या आप अ लार्ज डिमांड स्टिमुलस सीम्स नेसेसरी इन गेटिंग वी शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी, तो इकोनॉमिक रिकवरी की बात करते हैं तो ज़रूरी है स्टिमुलस देने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमी की अगर आज की स्थिति देखें तो ये काफ़ी अपने हद से बिल्कुल ठीक स्थान पे नहीं है। तो ग्रीन स्टिमुलस की बात की गई है कि अगर आप सरकार की तरफ से सहायता भी कर रहे हैं, सरकार सहायता भी कर रही है, तो सरकार को इस तरीके से कदम उठाने की ज़रूरत है और ये इस प्रकार से सहायता देने की ज़रूरत है कि ये हमारे पर्यावरण के विरुद्ध ना जाए, मतलब पर्यावरण पे यहाँ पर विपरीत परिणाम ना दे। तो ग्रीन स्टिमुलस कैन क्रिएट डिमांड, एड्रेस एयर पॉल्यूशन एंड एक्सेलरेट द ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो इस प्रकार से आपको मदद करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हमारी जो एयर पॉल्यूशन है, जो वायु प्रदूषण है वो कम से कम हो। उसके अलावा जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन है, मतलब हम जिस तरीके से हमने एक लक्ष्य रखा है कि हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ बढ़ेंगे, मतलब जो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत से उससे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की ओर हम बढ़ेंगे, जिससे कार्बन उत्सर्जन जो है वो अपने आप में, कार्बन एमिशन जो है वो अपने आप में कम से कम होगा। तो हमें इस और ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये बहुत अच्छा एक मूवमेंट है जहाँ पर हम ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन मतलब ग्रीन एनर्जी की और अपने आप को पूरा ढाल सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन कन्वर्टिंग राइस क्रॉप रेसिड्यू टू सब्स्टिट्यूट फॉर कोल। तो यहाँ पर अभी जिस प्रकार से आपको पता है कि दिवाली के आसपास यहाँ पर धान कटता है, पंजाब हरियाणा के एरियाज में स्टबल बर्न किया जाता है, जो ठूंठे होते हैं खेतों के उनको जलाया जाता है, जिससे दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो आवश्यकता है कि हम इस पर्टिकुलर इशू को पहले ही एड्रेस करें। तो यहाँ पर जो कोल की आपूर्ति है वो इन स्टबल से पूर्ण की जा सकती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि आपको एक तो आपका लेबर ट्रांसपोर्टेशन, लेबर को जॉब यहाँ पे मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी सहायता हो जाएगी, और कहीं ना कहीं किसान भी जिसके पास कोई रास्ता नहीं होता है उसे जलाने को, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव मीन्स मिल जाएगा और वो सरकार को ये बेच सकेंगे, और जिसका इस्तेमाल एनर्जी के लिए कोल की जगह किया जा सकता है। उसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन की हमने जिस तरीके से बात करी, तो यहाँ पर जो हमारे यातायात के वाहन हैं उनमें किस तरीके से हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करें। तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन में जो हमारे व्हीकल का ट्रांजिशन है वो भी महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य जो है, इनके पर्यावरण मंत्री के द्वारा यहाँ पर नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई, क्लीन एनर्जी पॉलिसी लॉन्च की गई। उसी प्रकार से हमारा राष्ट्रीय व्यापी और साथ ही साथ हर राज्य को भी इस और ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो सोलर एनर्जी है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांति ला सकती है। भारत सोलर एनर्जी के लिए, सोलर ऊर्जा के उत्पादन में एक अग्रणी देश है, तो ज़रूरी है कि ये हम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों तक भी जल्द से जल्द पहुंचाए। उसके अलावा जो काऊ डंग है, जैसे खेत जो रूरल एरिया से यहाँ पर गाय रहती है, भैंस रहती है और जो बाकी मवेशी है, इनके द्वारा जो यहाँ पर गोबर होता है उसका हम कमर्शियल एनर्जी जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ कदम बताए हैं जिसके द्वारा हम हमारा जो एक अचीवमेंट है ग्रीन स्टिमुलस का, ग्रीन ट्रांजिशन का, उस और हम बढ़ सकते हैं। अगला जो हमारा आज का आर्टिकल है ये बात करता है कि किस तरीके से जो सर्विस ऑफ समन और ग्रांट ऑफ बेल, मतलब यहाँ पर जो समन का एक पूरा प्रोसेस है हम उसे कैसे और सुधार सकते हैं। तो हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट जो है उनके द्वारा सुनील त्यागी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी यहाँ पर हाईलाइट किया गया कि हैज हाईलाइटेड द इन्फॉर्मिटीज इन क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। तो प्रोक्लेम जो उद्घोषित यहाँ पर जो आरोपी है उनके अगेंस्ट किस तरीके से कदम उठाया जा सकता है और किस तरीके से उन पर ध्यान देना है उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं सुनील त्यागी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी के केस में। तो यहाँ पर मेजर इशू ये है कि प्रोसेस अगर हम देखें सेक्शन 82 और 83, यहाँ पर इन प्रावधानों के अंदर जो हमारे दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान है 82 और 83, इसके अंतर्गत बताया गया है कि किस तरीके से जो भी आरोपी है उसको समन की प्रोसेस के द्वारा कोर्ट में लाया जाएगा। लेकिन देखने को ये मिलता है कि
सरकार के द्वारा, अब जो क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस में जो प्रोसिक्यूशन रहता है वो स्टेट रहता है। अब स्टेट की यहाँ पर एक विफलता सामने आती है कि वो आरोपी का कंप्लीट और सही एड्रेस ही नहीं ला पाता है, जिसके चलते हमें ये आंकड़े देखने को मिलते हैं कि देश में अगर हम 2019 में एनसीआरबी का डेटा देखें तो 2.67 करोड़ जो समन वारंट इशू हुए उनमें से 28.5 लाख जो थे वो अनसर्व्ड रहे, क्योंकि वहाँ पे गलत एड्रेस दिया गया था या इनकरेक्ट एड्रेस था। उसके अलावा मेजर रीजन क्या है, मेजर बड़े कारण क्या है इसके, सबसे पहला है इनकम्प्लीट एंड इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन, कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसका सही आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुआ है। उसके अलावा once a person is proclaimed as an offender the case is consigned to record room and attached to कोर्ट एंड फॉरवर्ड। अब सही एड्रेस मिल भी जाता है और वहाँ से जो ऑफेंडर है वो भाग गया है, जो आरोपी है वो भाग गया है, उसके बाद में इसे उद्घोषित आरोपी के रूप में कोर्ट द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब उद्घोषित आरोपी बनने के बाद में वो जो फाइल रहती है वो मूव हो जाती है कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में। अब ये कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में मूव होने के बाद में यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये एक हो जाती है कि ये केवल कोर्ट के रूम्स में ही चली जाती है। यहाँ पर जो उसका असली इफेक्ट होना चाहिए वो देखने को नहीं मिलता। क्या असली इफेक्ट हो जाता है, जैसे जिस प्रकार से प्रॉपर्टी जो है उसे अटैच किया जा सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, जिससे जो कम से कम यहाँ पे पीड़ित है उसको कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन मदद मिल पाए। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की अगर हम बात करें तो इनके आंकड़े लगातार बढ़ते गए हैं। जहाँ पर अगर हम देखें तो 18,541 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स थे दिल्ली में, जिसमें से 6,000 हीनियस ऑफेंसेस के थे। अब वही आंकड़ा जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर दिल्ली में 2010 में 13,500 था, वही 2021 में ये 28,000 ऑफेंडर्स का प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स का आंकड़ा बढ़ गया है। मतलब यहाँ पे नंबर्स बढ़ रहे हैं लेकिन इसका इफेक्टिवनेस जो है वो नहीं दिख रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि जो एक्यूज है, आरोपी द्वारा जो क्रिमिनल लॉ है उसका लूप होल आइडेंटिफाई किया गया है और ये अननेसेसरी क्रिमिनल ट्रायल्स को जो है वो डिले करते हैं। तो करंट लॉज डू नॉट प्रोवाइड फॉर एनी मैकेनिज्म रिक्वायरिंग कोर्ट टू रिव्यू सच केसेस पीरियडिकली एंड नॉट देयर इज एनी टाइम लिमिट इम्पोज्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोक्लेमेशन। तो प्रोक्लेमेशन की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमारे पास में अगर अभी देखें तो ऐसी कोई प्रोसेस नहीं बनी और कोर्ट को भी इतना टाइम वास्तविकता में नहीं मिलता है कि वो वापस इन सारे केसेस की ओर मुड़ के देख सके। उसके अलावा जो सेक्शन 299 है सीआरपीसी का, दैट परमिट्स रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड टू लिमिट अ एक्सटेंट नीड टू रिकंसिडर लीगल पोजीशन रिगार्डिंग इंसर्शन ऑफ ट्रायल इन एब्सेंशिया। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि हमारी दंड प्रक्रिया संहिता में बदलाव लाया जाए, इसके प्रावधानों में बदलाव लाया जाए कि ट्रायल इन एब्सेंशिया, मतलब अगर यहाँ पर आरोपी मौजूद नहीं रहता है तो उसके एब्सेंस में भी कैसे ट्रायल लाया जा सकता है, क्या प्रोसेस रह सकती है। उसके अलावा जो लूप होल से उनका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा या डीले के द्वारा, आरोपियों के द्वारा। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू लॉ।